दोस्तों, लगभग 29 से 30 राज्यों का देश, पंचवर्षीय योजना की बात करें तो लगभग हर वर्ष 3 से 5 या 7 राज्यों का चुनाव। अभी पीछे आपने देखा कि 5 राज्यों को चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, यानी चुनाव परिणाम के बाद। और आज हम आपसे अगर इसका प्रसारण कर रहे हैं, इस समय भी अगर चर्चा पूरे देश में है तो वह है बंगाल की। चाहे वो बंगाल राज्य विधानसभा की बात कर लें, 58 विधायकों को टूट, नया गुट, असली टीएमसी, नकली टीएमसी, और ये यहीं तक नहीं रुकता, ये लड़ाई दिल्ली तक जाती है। खासकर 28 लोकसभा सांसदों को लेकर के 20 किसके साथ, 8 किसके साथ लोकसभा अध्यक्ष से मिलना, इसी बात पर चर्चा करते हैं, खबर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। जिस टीएमसी की ममता बनर्जी मजबूत राजनीतिक किला ही नहीं बल्कि संघर्ष, लड़ाई, मां माटी मानुस, कभी कांग्रेस के साथ, कभी एनडीए के साथ, या ये कहिए कि राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस के साथ करती है। लेकिन बात नहीं बनती, चूंकि ममता बनर्जी की तुनक मिजाजी सबको पता है, और उस पार्टी से अलग होकर के नई पार्टी का गठन करना। मित्रों, ये बात है 97, 98, 99 और 2000 की, और उसके बाद लगभग 30 वर्षों तक बंगाल में वामपंथ का एक छत्र राज, उसको चुनौती देना और उस चुनौती के साथ उसको उखाड़ फेंकने के बाद बंगाल की शेरनी का दर्जा हासिल करना। 2011, 2015 या 2016, फिर 2021, उसके बाद 2026, उसी तरीके से जिस तरीके से वामपंथ को खत्म करके ममता ने सत्ता हासिल की, भारतीय जनता पार्टी उससे कई गुना ज्यादा मैंडेट लेकर के ममता का किला ही नहीं ढाया, बल्कि 2 महीने से कम समय में पार्टी को भी खत्म करने की स्थिति में पहुंचा दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी के 58 विधायक नए गुट के साथ में असली टीएमसी बनने के को लेकर के, नेता विपक्ष के पद को लेकर के दावा पेश करते हैं, सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं। ये लड़ाई, ये बात अभी बंगाल तक चल ही रही थी कि नया सगुफा, नई लड़ाई दिल्ली की तरफ घूम जाती है, जिसमें उनके 18, 19, 20, 21 इस तरह के सांसदों की टूटने की, अलग गुट बनाने की खबरें चर्चा में बहुत दिन तक रही। मैं रहने की बात इसलिए कह रहा हूं कि जिनका कोई खुद का वजूद नहीं, खुद एक कारपोरेटर का चुनाव जीतने की हैसियत में नहीं, चाहे वो मैडम घोष हो, सैनी घोष को आपने विधानसभा चुनाव में कितने गाने, कितने नारे, कितने मीम, हैदराबाद के एक मशहूर क्रिकेटर जिसको ला करके बंगाल से सांसद बनाया गया, ये सारे लोग कल शाम को कहां मिलते हैं, कहां दिखते हैं। सैनी घोष की हम बात नहीं करते, हम बात बाकी लोगों की भी कर रहे हैं। वो सारे लोग, अधिकतर ऐसे लोग जो ममता बनर्जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके इनकी पार्टी को खड़ा करते हैं, संघर्ष में रहते हैं, वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। वो एक ऐसी पार्टी एनसीपी जिसका कोई नामो निशान नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई वजूद नहीं, उस पार्टी जिसका गठन, जिसका हेडक्वार्टर त्रिपुरा में है, उस पार्टी को ज्वाइन करके अलग बैठने की संसद में व्यवस्था करके एनडीए को समर्थन दे करके ममता के विरोध की बात कर रहे हैं। यानी सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीति को भी हिला देती हैं ये बातें। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 2/3 से अधिक सांसद बागी खेमे के साथ खड़े हैं। अब खड़े नहीं है बल्कि दिख रहे हैं। उन्होंने एक छोटी, लगभग गुमनाम नव पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया और भविष्य में एनडीए के साथ काम करने का संकेत दिया। अगर हम घटनाक्रम कानूनी और संवैधानिक कसौटी पर देखें तो चाहे वो मनोज संघवी का बयान हो, ममता बनर्जी का बयान हो, या बाकी बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे जो कानून को समझते हैं, उनका ये कहना है कि ये उन सांसदों के लिए बहुत घातक कदम हुआ, बल्कि तकनीकी रूप से ये ममता बनर्जी को मजबूत किए। ममता को अब पार्टी में टीएमसी की लड़ाई नहीं लड़नी।
पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के कई सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। बागी गुट को जो नेतृत्व प्रदान करती है काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी से 20 सांसद हैं। लेकिन उसके बाद ही अगर देखा जाए तो शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के कीर्ति आजाद से लेके ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सफाई भी दी, जिनको आपने लोगों ने कई चैनलों पे कई मीडिया माध्यमों से देखा भी होगा। और उन्होंने कहा कि ममता में हमारे बुरे दिनों में हमारे साथ रही, ये उनका बुरा वक्त चल रहा, हम उनके साथ रहे। लेकिन ये जो 20 या 19, 18 की संख्या के सांसद हैं, इन्होंने जो अपने गुट का विलय एनसीपीआई में किया तो उसके बाद पूरे देश में भविष्य की राजनीति को लेकर के नई नई चर्चाएं शुरू हो गई। ये हुआ कि 2024 के चुनाव परिणाम में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी 240 पे तो रुक जाती है, लेकिन ये लगता है कि आने वाले मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी 300 के आंकड़े को पार करेगी, राजनीति दिशा में आगे बढ़े। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक हलचल मच गई। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि बागी सांसद सयानी घोष दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि बागी खेमे के हिस्सा हैं, पर उन्होंने ना तो साफ इनकार किया ना ही खुलकर जवाब दिया, बल्कि लोकसभा सांसद जो से मिलने की अगर तस्वीरें आप देखें तो उसमें सयानी घोष मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सही समय आने पर जवाब दूंगी। उनके इस जवाब की पर अटकलें और हवा देती हैं। इधर दूसरी तरफ कई अन्य सांसद भी दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक हुई। बताया गया कि बैठक में शताब्दी राय, माला राय, काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, प्रसून बनर्जी समेत कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो टीएमसी के साथ लंबे समय से संघर्षों में रहे। इसी बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता सांसद कीर्ति आजाद, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने पार्टी सांसद सागरी घोष के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे और दावा किया कि टीएमसी में कोई वैध विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने 10वीं अनुसूची और दल बदल कानून का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी के भीतर इस तरह का विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्पीकर को औपचारिक पत्र भी सौंपा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बागी सांसदों ने भाजपा के साथ सीधे शामिल होने के बजाय एनसीपीआई गुमनाम जैसी छोटी पार्टी को क्यों चुना? इसका जवाब राजनीतिक और रणनीतिक छिपा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि सांसद सीधे किसी दूसरी बड़ी पार्टी में शामिल होते तो उन पर दल बदल कानून लागू होने का खतरा बढ़ सकता था। इसीलिए पहले किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल में विलय का रास्ता अपनाना अपेक्षा के सुरक्षित माना जा रहा रणनीति और राजनीतिक मामलों में। हालांकि अंतिम निर्णय संवैधानिक प्राविधान और लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, लेकिन ये चीजें कल को उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जाएंगी। अब बात करते हैं उस पार्टी की जिसका नाम अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार इस पार्टी का पंजीकरण ही 2023 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में हुआ था। पार्टी का पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसने अपना पहला चुनाव त्रिपुरा विधानसभा में लड़ा। सबसे पहले सबसे चौंकाने वाली बात है मित्रों कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 822 वोट मिले 2 सीटों पर। उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और दोनों को मिलाकर यही कुल मत प्राप्त हुए। विधानसभा में संसाधनों की कमी और संगठनात्मक चुनौतियों के कारण पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लगभग गुमनाम सी रही। लेकिन अब यदि टीएमसी के बागी 20 या 18, 19 सांसद उसकी सदस्यता ग्रहण करके या उस पार्टी में अपने आप को विलय करते हैं तो अचानक इसका ग्राफ तो बढ़ जाता है, लेकिन सरगर्मी भी बहुत जोर तोड़ से पूरे देश की बढ़ जाती है। अचानक लोकसभा में दर्जनों सांसद वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बन गई रातों रात। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष उत्तिया कुंडू, जिसका आपने नाम कभी सुना भी नहीं होगा, इसके कोषाध्यक्ष सेवली कुंडू, पार्टी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव लड़ने की भी योजना बनाई थी, लेकिन संसाधनों की कमी कारण ऐसा नहीं हो पाया। बाद में आंतरिक मतभेदों के चलते इसकी गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई। ऐसे में अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आना अपने आप में बेहद असाधारण घटनाक्रम है या किसी नई कूटनीति का एक हिस्सा है। इस पूरे मामले में सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी खास चर्चा में है। लंबे समय तक ममता बनर्जी करीबी माने जाने वाले सुदीप अब बागी गुट के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपीआई के विलय उनका पहला कदम है और आगे चलकर उनका गुट टीएमसी कांग्रेस के नाम और संगठनात्मक अधिकार पर भी दावा कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो मामला अदालत और चुनाव आयोग तक
पहुंचेगा। वह टीएमसी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को चुनौती देने की प्रक्रिया तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अधिकृत नेतृत्व वही है जिसे संगठन में नियुक्त किया गया और किसी भी कथित अलग गुट को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप अगर पीछे जाएंगे तो महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। और 20 जून वो दिन याद करिए जब शिंदे गुट के विधायकों को कहां ले जाया गया था, गुवाहाटी में। वापिस आते हैं अलग गुट, असली शिवसेना, ठाकरे की शिवसेना का चुनाव निशान और सत्ता दल बदल, फिर मुख्यमंत्री बनाना, फिर चुनाव होना, बाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनको उप मुख्यमंत्री। ये सारे घटनाक्रम हमने पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन देने वाले दलों या उनके साथ सत्ता में रह करके बड़े पदों पर अभी जीता जागता उदाहरण आपने बिहार में भी देखा कि नीतीश कुमार 2030 नीतीश, लेकिन क्या हुआ 26 के मध्य में ही चुनाव होने के तुरंत बाद परिणाम आया। परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार को बतौर राज्यसभा दिल्ली बुला लेती है। यह हम जिक्र इसलिए कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो पीछे पंजाब में हो, या अन्य जो इसके क्षेत्रीय दलों के समर्थक होते हैं, या जो क्षेत्रीय दल इसके साथ में रह के सरकार भले उनकी बने, लेकिन अगर आप 2014 से लेकर के 2026 तक के परिणाम को देखेंगे, ये जिक्र करना इसलिए आपके सामने जरूरी था क्योंकि ऐसा ही कुछ बादल, ऐसा ही कुछ संकट टीएमसी के ऊपर इस 2026 के चुनाव परिणाम के बाद मड़रा रहा है। और मड़रा ही नहीं रहा, उसका परिणाम भी सामने दिख रहा है। विधानसभा तक अगर ये बात रहती तो बात बनती, लेकिन बात अब लोकसभा की भी है। पीछे आपने देखा हो सर्वदलीय बैठक जिसमें इंडी गठबंधन के सारे दलों की बैठक हुई, बहुत सारे कयास लगाए गए। टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर कई चर्चाएं हुई, बड़े बड़े पदों की बड़ी बड़ी बातें हुई। और इधर अभिषेक बनर्जी पर लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और संबंध नोटिसों और घर पे छापा मारी और उनके बयानबाजी को आप देख ही रहे होंगे। एक अजीब सा माहौल बंगाल में, क्योंकि 15 साल तक आप सत्ता में थे, 15 साल तक आप संघर्ष थे, उसके बाद इतने कम समय में आपकी पार्टी का ऐसा हश्र होना, यह चिंता का विषय है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय दल 10 वर्ष तक सत्ता से बाहर होता है तो उसका हश्र इतना बुरा क्यों होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लें मायावती को, अभी ताजा तरीन चुनाव परिणाम बंगाल, आप अगर बिहार में देख ले तो लालू यादव की पार्टी को ले ले। इसी तरीके से क्षेत्रीय दलों में सत्ता से बाहर जाने के बाद उनकी पार्टियां, उनके नेता इस तरीके से टूटते हैं, बड़े दलों में जाते हैं। और आजकल तो बड़े दलों में जाने के बजाय सीधे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पार्ट बनते हैं। कारण यह है कि बात बंगाल से निकली और दिल्ली तक गई, दिल्ली से फिर बंगाल तक। इस बंगाल और दिल्ली के बीच की जो खिचड़ी है वो क्या पक रही, क्योंकि आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस की चर्चा भी सुनी होगी। मैं बार बार ये कहता हूं कि राजनीति की चड़क भारतीय जनता पार्टी सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, संगठनात्मक रूप से लगातार विपक्षियों पर नजरें बनाए रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्य से लेकर के, देश से लेकर के विश्व में किस तरीके से मजबूत बने, इस पर वो काम करते हैं। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का जो मानना है, यदि बागी सांसदों के दावे को सही साबित माने तो उन्हें संवैधानिक मान्यता मिल जाती तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन बच सकता है। वहीं यदि कानूनी अड़चनें आती हैं तो वो लड़ाई संसद से निकलकर अदालतों तक पहुंच सकती है। फिलहाल बंगाल की राजनीति कई बड़े सवालों के बीच खड़ी है। क्या ममता बनर्जी इस बगावत को रोक पाएंगी? क्या बागी सांसदों को अलग पहचान मिलेगी? क्या एनसीपीआई वास्तव में एक नई राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत बन पाएगी? क्या भविष्य में यह घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल देगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के साथ कानूनी प्रक्रियाओं और राजनीतिक घटनाक्रम
के तहत सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि टीएमसी के भीतर शुरू हुआ यह संकट अब सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसके दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पुनः अनुरोध है मित्रों कि बड़े कम समय में आपने यूनाइटेड भारत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत प्यार दिया है। तात्कालिक समीक्षात्मक खबरों के लिए आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार, धन्यवाद।